हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जो कि आपको सुंदर सुंदर अक्षरों पे यहाँ पे टॉप में आपको दिख रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप समझेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूं कि संविधान एक ऐसा प्रारूप होता है, जिसे राज्य के नागरिकों को स्वच्छ व नियमबद्ध प्रशासन देने के लिए अपनाया जाता है। ये प्रत्येक राज्य के लिए किसी न किसी रूप में संविधान जो है अवश्य ही होता है, और संविधान का यह जो रूप होता है उस देश की, मतलब किसी देश की परिस्थिति के अनुसार होता है। हर एक देश की अपनी अपनी अलग अलग क्या होती है, आवश्यकताएं होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो उसी प्रकार से हर एक देश के संविधान में उसी प्रकार से अपनी कुछ विशेष बातें होती हैं, और उसे ही संविधान की विशेषता कहा जाता है। तो हम लोग समझेंगे संविधान की प्रमुख विशेषता, वह कौन सी संविधान की विशेषता? भारतीय संविधान की विशेषता, मतलब भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हर एक वीडियो की शुरुआत होती है भूमिका से, तो आप भी यहाँ लिखेंगे भूमिका, और लिखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक देश का एक अपना पृथक संविधान तैयार करने का अधिकार होता है। हर एक देश अपना एक संविधान, विधि निर्माण, कानून निर्माण या कानून या विधि बनाने के लिए जो है, कानून या विधि पर चलने के लिए जो है संविधान का निर्माण करता है, और उसी को जो है दोस्तों बहुत सारी विशेषताओं के रूप में जो है नागरिकों को यानी नागरिकों को दी जाती है। तो भारतीय संविधान पर यदि विचार किया गया तो भारतीय संविधान पर संविधान सभा द्वारा सबसे पहली बैठक, सबसे पहली विचार विमर्श 9 दिसंबर 1946 को किया गया, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कब बनाया गया, उसका जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। इससे ठीक पहले के वीडियो में मैंने उसे समझाया था दोस्तों। तो इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, संविधान की रूपरेखा तैयार करना भी तो जरूरी था ना। ऐसा ही तो आप बिना किसी स्ट्रक्चर के किसी प्लान को सक्सेसिव स्टेज तक तो नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रारूप समिति बनाया गया, जिसे संविधान प्रारूप समिति कहा गया, और वो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 years 11 month 18 days के समय लगे इस संविधान का निर्माण होने में। और संविधान का निर्माण जो है हो गया कब? 26 नवंबर 1949 में ये इसका निर्माण हुआ, और 26 जनवरी 1950 में ये लागू कर दिया गया। तो अब चलिए हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की असंख्य विशेषताएं हैं, तो इसमें से कुछ विशेषताओं को दिया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके बाद भी हम मौखिक रूप से आपको वीडियो के अंत में बता देंगे कि और कौन कौन सी विशेषताएं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम के लिए, जो कि सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 3 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो वीडियो बताया जा रहा है, उसमें जो है इतना जो इसमें बताया जाएगा, जो आपको लिखित रूप से इसका PDF दिया जाएगा लिंक में, वो जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, और बहुत अधिक तक ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली विशेषता हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, प्रेम्बल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि क्या करती है? हमारे भारत के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान देने के लिए बात कहती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है वो आप यहां पे लिख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं यहीं पे, कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के किसी ईयर में, मुझे जहां तक याद है 16 से 19 के आसपास के ईयर में, प्रीवियस ईयर में जो है आपको भारत का प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखने के लिए आया था, जो कि केवल 15 नंबर का था। यानी आपको लिखना था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं उनके मन में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अपनाते हैं। यही बस आपको लिखना है, और 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये एक अलग से क्वेश्चन आया था। ठीक है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आ जाए, तो इसको स्किप नहीं करेंगे दोस्तों, इसको भी आप याद कर लेंगे। उसके बाद इस संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता थी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य।
तो दोस्तों इसमें क्या था, जो नया संविधान बन रहा था उसके द्वारा जो है भारत में एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई, जहां पर धर्म और संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों को भी राष्ट्रपति पद पर कुछ लोग कार्य कर सके, ऐसी जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। यानी कि ये समाजवाद पर भी भारतीय संविधान में जोर दिया गया। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, लोगों को संप्रदाय के आधार पर नहीं बांटा गया, लोगों को संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को भी समान अधिकार और समान अवसर दिया जाएगा। ये सारी चीजें इस संविधान में है। उसके बाद सबसे प्रमुख मेरे हिसाब से सबसे हाईलाइटेड यदि कोई इंपॉर्टेंस है इस भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो वह है दोस्तों रिटन एंड तो वह है दोस्तों लिखित एवं विशाल संविधान। ठीक है दोस्तों, तो इस संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता थी दोस्तों कि भारत देश का जो संविधान है, थी नहीं अभी भी है, ठीक है, भारत देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और लिखित होने के साथ साथ ये विश्व का सबसे लंबा संविधान होने में अपनी गरिमा दर्शाता है। समय समय पर बहुत सारी समस्याएं जो उठती हैं उसको सुलझाने के लिए जो है दोस्तों इसने भारत देश में लिखित संविधान, लिखित स्वरूप है, जिसके कारण भारत में ये समस्या नहीं है। बल्कि ऐसे देश जहां पे लिखे हुए संविधान नहीं है वहां ऐसे समस्याएं निरंतर उत्पन्न होते रहती हैं। और इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यह विश्व का सबसे अधिक लंबा और सबसे ब्यौरावार संविधान है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और अगला विशेषता होगी दोस्तों अन्य देशों के संविधान के आधार पर निर्मित। अब देखिए दोस्तों, हमारी जो संविधान है वो पूर्ण रूप से मौलिक नहीं है। ठीक है, यहाँ उच्च कोटि का संविधान बनाने के लिए हमारी भारतीय संविधान सभा ने, जिसकी बैठक कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1940 की। इसकी बात कब रखी गई थी, कैबिनेट मिशन जब आया था ना दोस्तों, उसी समय रखी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो है जब संविधान सभा बनी, संविधान निर्माण की बात होने लगी, तो यहाँ पे बहुत अलग अलग देशों से कुछ कुछ संविधान के मतलब कुछ कुछ विधि चीज़ों को लिया गया और हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। उनमें से कुछ देश यहाँ दिए गए हैं, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ये सब संविधान के प्रभाव हैं, मतलब बहुत इस जगह से हमारे संविधान में कुछ कुछ प्रभाव पड़े हैं। यानी हमारे संविधान जो बनाए गए, वहाँ के निर्माताओं ने भी यह दावा कभी नहीं किया कि हम कोई अद्भुत मौलिक संविधान रचेंगे। उन्होंने बल्कि एक अच्छा सुचारू रूप से काम चलाने वाला संविधान बनाने की इच्छा रखी थी, और जिसके कारण अलग अलग देशों से, विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी अच्छी बातों और अच्छे अच्छे नियमों को लिया, और ये हमारी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगला है दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने वाला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी आप याद रख सकते हैं। भारत देश का जो संविधान है उसकी एक प्रमुख विशेषता है कि ये राष्ट्रीयता और एकता की भावना को बढ़ाता है। एकता बनाए रखने के लिए हमारे भारत देश में बहुत सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है, दोहरी नागरिकता के स्थान पर एक ही नागरिकता की स्थापना करना। इसको आप अलग से लिख सकते हैं, एकल नागरिकता, एक पॉइंट बनाएंगे, एकल नागरिकता, और लिखेंगे भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों को एकहरी नागरिकता की व्यवस्था दी गई है या की गई है। यहां सभी व्यक्ति को भारत के नागरिक होने का अधिकार है, लेकिन पृथक पृथक राज्यों का अधिकार नहीं। सीधे एक नागरिकता दी जाएगी, भारतीयता की नागरिकता। यदि आप भारत में अमेरिका के समान दोहरी नागरिकता चाहते हैं तो कभी नहीं मिलने वाला है। भारत में यदि आप हैं तो आपको भारतीयता की नागरिकता यानी एक ही नागरिकता को अपनाना पड़ेगा। यदि आप दो नागरिकता को अपनाते हैं तो भारतीय की नागरिकता जो है आपको खत्म कर दी जा सकती है। इसके बहुत अलग अलग प्रावधान हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें को आप अलग पॉइंट में लिख सकते थे। उसके बाद है मूल अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मौलिक अधिकार है भारत देश के संविधान में दिया गया, संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है। तो किसी भी संविधान के द्वारा ऐसे अधिकार जो लोगों के भलाई के लिए, नागरिकों के भलाई के लिए, नागरिकों के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए दिए जाते हैं, उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दोस्तों। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर हम लोग को संविधान पढ़ना था। आप क्लास 11th में, सॉरी
सभी दोस्तों क्लास 12th के हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे, अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं उसमें पढ़े होंगे, लूसेंट में पढ़े होंगे। तो आप मुझे जवाब दें कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं और पहले कितने थे और किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है, और कब हटा दिया गया, ये सब अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए, जनहित सरकार की स्थापना के लिए संविधान में सरकार के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि जो सरकार है लोगों की भलाई के लिए कैसे कार्य करेगी। सरकार के काम को या कमांड करने के लिए जो है दोस्तों निर्देश दिए जाते हैं, जिसे ही निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो हम कह सकते हैं राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करे। इसमें सरकार के लिए कार्य दिए जाते हैं, सरकार के लिए निर्देश दिए जाते हैं और इसी को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो संविधान की प्रमुख विशेषता है उसमें हम ऐड करेंगे। इसके बाद कल्याणकारी राज्य, ये तो संविधान चाहता ही था, हमारा संविधान शुरू से ही ये लगा हुआ था कि भारत में एक कल्याणकारी राज्य की क्या की जाए, स्थापना की जाए। संविधान सभा शुरू से ही लगा हुआ था और इसी व्यवस्था को जो है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा लाया गया, जिसमें भारतीयों को अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की आजादी, ये सब सारी चीजें देकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना को सिद्ध किया गया। अगला है दोस्तों संसदीय सरकार की स्थापना, ठीक है। अब हमारा भारत देश जो है द्विसदनीय है, जिसमें एक है केंद्र और एक है राज्य। संसद के जो सरकार होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है इस प्रकार से काम करती है, एक है केंद्र और एक है राज्य। और इस पद्धति के अलावा जो है हमारे देश का एक ढांचा को, हमारे देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ये सारी चीजें लाई गई थी। और एक चीज आपने याद रखिएगा, संसदीय पद्धति या संसदीय शासन प्रणाली अगर लाई गई है भारतीय संविधान में तो किस संविधान से लिया गया है, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि संविधान के जो स्रोत हैं उसको तो आपको पढ़ना ही, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, ठीक है। संविधान के जो स्रोत है, कहां कहां से, कौन कौन से देश से कौन कौन से संविधान लिए गए हैं, ये सारे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। एक दो वीडियोस को हम, एक दो टॉपिक्स को हम स्किप करेंगे, जैसे इस भारतीय संविधान की विशेषता हो गई या संविधान का जो मौलिक अधिकार है, जो 6 मौलिक अधिकार हैं सबको डिटेल में पढ़ना था, वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये दोनों वीडियोज को हम यहाँ पे स्टॉप रखेंगे। DSC 4 हम कल से लाएंगे दोस्तों। तो ये दोनों वीडियोज के लिए यदि आगे समय रहा तो हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, और समय नहीं रहा दोस्तों तो आप यूट्यूब में जो है कहीं से भी इसको सर्च करके जरूर पढ़कर जाएं। ये हमारा जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा सा सजेशन है, यदि आप इसको मानते हैं तो हो सकता है अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कैपेबल होंगे उसको लिखने में, ठीक है दोस्तों। संघीय शासन की स्थापना। अब हमारे देश में संघीय शासन का स्वरूप है, मतलब संघीय शासन की स्थापना की गई है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत को राज्य, राज्य राज्य अलग अलग राज्य मिलाकर भारत देश बने हैं, इसलिए भारत को हम राज्यों का संघ कहते हैं। और संघीय सरकार का एक ऐसा शासन संविधान के केंद्र में स्थित किया गया है। राज्यों में राज्य के सरकार को विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश मानने के बाद, देखिए उसको ध्यान से समझिए, केंद्र व केंद्रीय संसद राज्य में राज्य की विधानसभा और समवर्ती क्षेत्रों में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यही थी संघीय शासन प्रणाली। केंद्र में केंद्र परिषद बनाएगी या केंद्र संसद बनाएगी, राज्य में राज्य के विधानसभा बनाएंगे, और समवर्ती जो क्षेत्र होंगे, जो तीसरा जो हमारा क्षेत्र, उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगी कानून। यही था संघीय शासन व्यवस्था। अगला है दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका तथा अन्य संस्थान। अब यहाँ पे भारत देश की जो न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये अपने स्तर पर जो है क्या कर सकती है, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है, और यही चीजें इसमें शामिल थी। उसके बाद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य अब भी रहेगा, ये जो है घोषणा कब की गई थी, सॉरी इसका जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा के समक्ष जो है किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि भारत ने स्वतंत्रता तो पा ली, भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी वह राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की इच्छा जताता था, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। आगे जो है कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं, जैसे हमारे भारत देश में लोकतंत्रात्मक की बात की गई है। लोकतंत्रात्मक, ध्यान दीजिएगा आप ध्यान से, लोकतंत्रात्मक। अब इसमें क्या है दोस्तों, जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचन करने का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान में दिया गया
गया है। उसके बाद जो है दोस्तों इसमें और आप लिख सकते लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में कहा गया है कि यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं एक ही राष्ट्रभाषा हिंदी को चुना गया है। भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343, ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की अधिकृत भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी संविधान में 22 भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को अलग अलग विभिन्न राज्य में प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए स्वीकार किया गया है, लेकिन हमारी भारत की एक ही राज्य भाषा होगी, वो है हिंदी। और इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं उनकी विशेषताओं में। तो यही थी दोस्तों इसमें। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर से कह देना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं वो, ये दोनों के जो वीडियोज हैं ये आपको नेक्स्ट बहुत करीब जब हम एग्जाम करेंगे उस समय प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर हमारे पास समय रहा तब। और यदि समय नहीं रहा तो दोस्तों आप इस टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेंगे, पढ़कर एग्जाम में जाएंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में ये टॉपिक आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।